Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the structure of proteins. प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. On the basis of structure, proteins are basically classified in the four different categories such as primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. कहते हैं जो प्रोटीन होती है, हर एक प्रोटीन की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है which basically depends upon the number and the sequence of the amino acids present in a molecule. कौन कौन से अमाइनो एसिड्स मिलके किस सीक्वेंस में अरेंज हैं और कितना टोटल नंबर है अमाइनो एसिड्स का किसी भी प्रोटीन के अंदर, ये वो इंपॉर्टेंट तरीन दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है एंड अपॉन द फाइनल शेप विच द मॉलिक्यूल अटेन्स आफ्टर द फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म. जब भी हमारे पास जो फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब भी कोई हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो अपने आप को अरेंज कर लेगा फाइनल कॉम्पैक्ट तरीन फॉर्म के अंदर, तो ये वो इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो कि हमारे पास बताएगा कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है. So on the basis of these three factors, there are four levels of organization in the structure of proteins. Number one is the primary structure. Primary structure is basically comprising of the two factors. It consists of number and the sequence of the amino acids in a protein molecule. एक साइंटिस्ट है हमारे पास एफ सेंजर, बेसिकली फ्रेडरिक सेंजर. ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट एक्चुअली हु डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. और तकरीबन कोई 10 ईयर्स की केयरफुल वर्किंग के बाद उसने कंक्लूड किया था कि जो इंसुलिन प्रोटीन होती है हमारे पास, जो नेचर वाइज एक हार्मोन है ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर, it is basically composed of 51 amino acids, and these 51 amino acids are basically present in the two chains. One of the chain contains 21 amino acids और जो दूसरी chain है उसके अंदर 30 amino acids present होते हैं. These two chains are basically held together by the disulfide bridges. सेकेंड एग्जांपल आ जाती है हमारे पास हीमोग्लोबिन की. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 chains, 2 alpha and 2 beta chains. हर एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और हर बीटा चेन के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल 146 अमाइनो एसिड हर बीटा चेन के अंदर नजर आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आगे आप लोगों ने बेटा हेडिंग दे देनी है. फर्स्ट हेडिंग इंसुलिन की बनती है, नेक्स्ट हेडिंग हीमोग्लोबिन की. द थर्ड हेडिंग इज सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन. ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आपको नजर आती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट से बनती है. मोस्टली हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो अरेंज होकर अपने आप को डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. द सीक्वेंस इज बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए. तो कहते हैं बेसिकली अगर हमारे पास देखा जाए तो प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है दैट पर्टिकुलरली डिपेंड्स अपॉन कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स किस ऑर्डर के अंदर अरेंज हुए हैं. दिस अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन इज हाईली पर्टिकुलर. अगर एक भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए तो एज अ रिजल्ट प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाती है हमारे पास और ऐसी प्रोटीन अपना प्रॉपर या नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती. In order to understand this concept, the best example is of the sickle cell hemoglobin. तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास बन जाएगी सिकल सेल हीमोग्लोबिन की. नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को बाइकनकेव शेप देता है. बट सिकल सेल अनीमिया सिकल सेल हीमोग्लोबिन की वजह से डेवलप होती है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स होंगे वो सिकल शेप यानी दरांती जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. And this genetic disorder is basically due to the factor that only one of the amino acid in the beta chain of the hemoglobin is basically replaced by another amino acid. जिसकी वजह से अगर एक अमाइनो एसिड बीटा चेन के अंदर चेंज हो गया है तो रिमेनिंग जो 574 अमाइनो एसिड्स में से एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होने की वजह से हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा बल्कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है. अगर हम इसमें कुछ एडिशनल ऐड करना चाहें तो बेसिकली स्टूडेंट्स होता ये कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स थी इनमें से 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स थी. तो जो बीटा चेन थी उनमें से एक बीटा चेन में 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड नाम का अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है. इट इज बेसिकली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द विलाइन अमाइनो एसिड.
और जब विलाइन अमाइनो एसिड उसे रिप्लेस करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो हीमोग्लोबिन जो है उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो सिकल सेल में चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की रिड्यूस हो जाती है। इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। यहाँ तक आपके पास आ जाता है जी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंड वन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, आपने जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स हैं दे ऑल एग्जिस्ट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो लाजमी तौर पे प्राइमरी स्ट्रक्चर जरूर शो करती हैं हमारे पास। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर देखा जाए तो द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ प्रोटीन्स यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट, ये कभी भी स्ट्रेट चेन की शक्ल में नहीं होते। दे मोस्टली आर कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, यानी ये तो एक कॉइल की शक्ल में, एक स्प्रिंग शक्ल में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, या कोई और रेगुलर जो सी है वो कॉन्फ़िगरेशन इख्तियार कर सकते हैं। So there are basically two types of structures which are seen in the secondary structure. One is the alpha helix and the other one is known as beta pleated sheets. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास तब बनता है जब बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को स्पाइरल फॉर्मेशन में यानी कॉइल की शक्ल के अंदर अरेंज करना शुरू कर देती है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हर एक हेलिक्स के अंदर अगर देखा जाए हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, तो आपको 3.6 अमाइनो एसिड्स नजर आते हैं हर टर्न के अंदर। और ये टर्न्स आपस में मिक्स अप इसलिए नहीं होते क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स को सीक्वेंस को मेंटेन रखेंगे इन द अल्फा हेलिक्स। सेकेंड टाइप आ जाती है हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट्स की। बीटा प्लेटेड शीट्स तब बनती हैं जब हमारे पास बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर ही फोल्ड बैक शुरू कर देती है। अल्फा हेलिक्स के अंदर आप प्रोटीन की एग्जांपल दे सकते हैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, और बीटा प्लेटेड शीट्स में एग्जांपल आ जाती है हमारे पास फाइब्राइन प्रोटीन, FIBROIN, फाइब्राइन प्रोटीन जो कि सिल्क फाइबर में नजर आती है। थर्ड स्ट्रक्चर हमें नजर आता है विच इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। यूजुअली हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये आम तौर पे बेंड हो जाती है और मल्टीपल टाइम्स अपने ऊपर ही फोल्ड होके एक ग्लोबुलर शेप यानी कि एक ग्लोब्यूल जैसी, एक गुच्छे जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है। सच a structure is known as the tertiary structure of the protein. Now, which type of bonds are responsible for maintaining the tertiary structure? Bonds की हेडिंग आप दे देंगे। तीन तरह के बॉन्ड्स हैं जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे हमें पीछे पढ़ा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, तो टर्शरी स्ट्रक्चर की तीन तरह के बॉन्ड्स मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है शेप वाइज। इसमें आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई एक्वस एनवायरनमेंट देखी जाए हमारे पास, उसमें हमेशा अमाइनो एसिड्स ने कुछ अपने आप को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जो वाटर को अट्रैक्ट करने वाले हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द मॉलिक्यूल, और जो वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर बेसिकली बuried इनसाइड द मॉलिक्यूल। द लास्ट एंड द फोर्थ कैटेगरी ऑफ or the shape of or the structure of proteins is the quaternary structure। बहुत ही ज्यादा जो हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास, उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं ये एग्रीगेट करके कलेक्टिवली हमारे पास ज्वाइन करके ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स की वजह से मेंटेन रहता है। सच अ टाइप ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर which is formed by the multiple aggregation of tertiary proteins is known as quaternary structure। जब टर्शरी प्रोटीन्स आपस में एग्रीगेट करके कलेक्टिवली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दें तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बॉन्ड्स की हेडिंग अगर देखी जाए तो हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड्स हैं जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की शेप को मेंटेन करते हैं। दीज इंक्लूड द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो कि वाटर की रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं और आयनिक बॉन्ड्स आ जाते हैं। The best example of the protein which shows the quaternary structure is the hemoglobin।
और टर्शरी स्ट्रक्चर में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं एंजाइम्स की, वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स शो करती हैं। अलॉन्ग विद दिस डायग्राम्स आप लोगों ने ऐड करनी है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये जो डायग्राम ऐड हुई हुई है जी हमारे पास, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जिसमें अल्फा हेलिक्स दिखाई हुई है, और बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं वो जिगजैग पैटर्न में जब शीट्स अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, तो दैट इज द बीटा प्लेटेड शीट। टर्शरी स्ट्रक्चर, और जब इसी तरह की चारों प्रोटीन्स हमारे पास, चारों जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक अप हो जाती हैं, तो ये कलेक्टिव जो कलेक्शन होगी हमारे पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स की, ये कलेक्टिवली आपके पास कहलाएगा प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आगे आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द लॉन्ग एंड द शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? ऐसी प्रोटीन्स जो कि ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ द फिब्रिल्स और फिलामेंट्स, जो रेशों की शक्ल में हो। Globular proteins are mostly made up of those polypeptide chains which show the ellipsoidal shape or spherical shape। जो spherical या ellipsoidal, ellipsoidal means ओवल जैसी शेप, बेजवी शक्ल जो होती है वैसी शेप शो करती हैं। ऐसी मल्टीपल फोल्डिंग से पॉलीपेप्टाइड चेन की आने वाली जो शेप होती है, उन प्रोटीन्स को नाम दिया जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। सेकेंड हेडिंग आप इसमें दे देंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर की। फाइब्रस प्रोटीन्स बनाने के लिए इनकी एबिलिटी होती है, दे शो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में प्रोटीन स्ट्रक्चर देखा जाए तो टर्शरी स्ट्रक्चर इज कॉमन इन देम। थर्ड हेडिंग इसमें बन जाती है सॉल्युबिलिटी की। जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं, बट द ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन द एक्वस मीडियम। चाहे वो सॉल्ट सोल्यूशन है, चाहे वो एसिड और बेस का सोल्यूशन है, चाहे वो एक्वस अल्कोहल ही क्यों ना हो आपके पास। क्रिस्टलाइन नेचर वाला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, हेडिंग आ जाती है फाइब्रस प्रोटीन्स आर नॉन क्रिस्टलाइन, और ये हमेशा इलास्टिक होती है नेचर वाइज। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं हमारे पास, दे कैन बी क्रिस्टलाइज। नॉर्मली इनके क्रिस्टल्स नहीं होते, लेकिन इनके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं ये इलास्टिक इन नेचर होती हैं, इस पे इलास्टिसिटी की हेडिंग आप दे सकते हैं। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास, ये आमतौर पे इलास्टिक नहीं होती नेचर वाइज, दे आर नॉन इलास्टिक। एग्जाम्पल्स की हेडिंग दे देंगे। फाइब्रस प्रोटीन्स में एग्जाम्पल्स आ जाती हैं हमारे पास, जैसे सिल्क वॉर्म और स्पाइडर वेब से सिल्क फाइबर हासिल किया जाता है। मायोसिन प्रोटीन जो हमारे मसल्स में पाई जाती है। फाइब्रिन प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉट में नजर आती है, और नाखून और बालों वाली केराटिन प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन से बेस्ट एग्जांपल आ जाती है एंजाइम्स की, एंटीबॉडीज की, हार्मोन्स की और हेमोग्लोबिन की। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये डिफरेंस की फॉर्म में आ जाता है आपके पास, इसलिए इसकी हेडिंग्स और पॉइंट्स मैंने स्टूडेंट्स आपको नोट करवा दिए। सो हेयर वी एंड आवर टॉपिक ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन की डिस्कशन हमारी कंप्लीट होती है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द different types of the structure of proteins along with their examples and the structure and the type of the bonding present in them, और साथ ही साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को डिस्क्राइब किया।